तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एंटोपिल साइन कोलीवाड़ा एरिया के उस ज़माने के सबसे बड़े भाई, जिसको ख्वाजा भाई कहते थे, बड़ा अजीब सा नाम आपको लगा होगा, जो शख्स वर्दा भाई का जो अंडरवर्ल्ड डॉन था उस समय में सबसे बड़ा, वर्दा राजन मुन्ना स्वामी मुडलियार, जिसकी वाई.सी. पवार और जूलियर रोबेरो के साथ बहुत सालों तक कशमकश रही। चैलेंजेस हुए, कोर्ट में केसेस चले, बहुत सारे मर्डर हुए, बहुत सारे लोगों को जेल में जाना पड़ा और काफ़ी बड़ी एक लोगों की मूवमेंट चली थी वर्दा राजन के खिलाफ, और जिसमें अल्टीमेटली लोगों को जीत हुई और वर्दा को वो एरिया छोड़ के भागना पड़ा। तो उसका जो खास आदमी था, राइट हैंड मैन जिसको बोलते थे, वो था ख्वाजा भाई। लेकिन नाम तो उसका था थॉमस कुरियन। वो केरला का रहने वाला था और बहुत भेष बदलता था। कभी लुंगी कुर्ता पहन लेना, कभी पजामा कुर्ता पहन लेना, कभी सफारी सूट पहन लेना, और कभी कोई अचकन नमा लंबा कुर्ता, और इस किस्म का उसका हुलिया। लेकिन देखने में बहुत ऑर्डिनरी पर्सन लगता था। कि 5 फुट 4 इंच हाइट होगी, नॉर्मल उसके शरीर की बनतर थी। देखने में कोई दादा, पहलवान, बॉक्सर इस किस्म का आदमी नहीं लगता था, और ना ही उसकी आवाज़ में कोई इतना रुआब था जिसको देख के न सुन के लोग डरे। उसकी पर्सनैलिटी में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उसको एक इतना बड़ा सरगना अपने इलाके का, बहुत बड़े इलाके का, जिसके पास जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में एनॉर्मस पावर थी। बहुत सारे लोग उसके नीचे काम करते थे, बहुत सारे इलीगल धंधों का वो बंदोबस्त किया करता था। पुलिस के साथ मिलीभगत रखनी, सरकारी अफसरों के साथ उठना बैठना, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे म्यूनसिपैलिटी के, सेल टैक्स के, सेंट्रल एक्साइज के, स्टेट एक्साइज के, इनके साथ पूरा वर्दा के एक नुमाइंदा होने के नाते वो आदमी जो एक लाइजन रखता था, एक तालमेल रखता था सरकारी एजेंसियों से, वो था ख्वाजा भाई। अब ख्वाजा भाई उसका नाम कैसे पड़ा ये किसी को मालूम नहीं। मैंने भी बहुत तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि वो जिस किस्म की लुंगी और कुर्ता नया नया जब बॉम्बे आके पहनता था, तो कुछ लोगों ने उसको ख्वाजा के नाम से ख्वाजा कहना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, वो नाम उसके साथ जुड़ गया और मरते दम तक, एंड तक उसको ख्वाजा भाई के नाम से जानते रहे। और पूरी बम्बई में जितने बड़े अंडरवर्ल्ड के सरगना थे, उनके साथ जब कभी भी वर्दा राजन मुडलियार ने अपना कोई मैसेज, सुनेहा, कोई लेना देना, कोई एग्रीमेंट, कोई समझौते जो भी करने होते थे, वो सब ये ख्वाजा भाई करता था। अब ये ख्वाजा भाई करता क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी अजीब कहानी है कि अंडरवर्ल्ड में किस किस्म से आप अपना रुतबा जो बढ़ाते हो, अपना एक नाम कमाते हो, उसमें कितने बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, कानूनी भी और स्ट्रीट फाइट्स भी। ख्वाजा भाई ने सबसे पहले मुंबई में आके जो एंटोपिल एरिया है, जहाँ पे साइन कोलीवाड़ा ख़त्म होता है, और गवर्नमेंट कॉलोनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कॉलोनी थी, जिसमें 7 सेक्टर थे, 1 to लेके 7 तक, उस सेक्टर 7 को जो रास्ता जाता था, वही रास्ता पुलिस स्टेशन को जाता था, एंटोपिल पुलिस स्टेशन। उसके कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड में ख्वाजा ने पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम उसने जैनत रेस्टोरेंट रखा। जैनत शायद उसकी बीवी का नाम था। JAINITH, ये उसने स्पेलिंग रखे। जो अंग्रेजी का वर्ड होता है जैनत, ZENITH, वो नहीं, जैनत। जैनत इसकी बीवी के नाम से इसने वो रेस्टोरेंट बनाया। और पहले बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था, मैं देखता था, लेकिन वहाँ पे बाहर के लोगों से ज़्यादा वर्दा भाई के जितने कारकुन थे, जितने गुर्गे थे, वो जाके वहाँ पे शाम को जैनत में दारू वारू पीते थे और अपना खान पान करते थे।
वो बेसिकली बार भी थी रेस्टोरेंट के साथ साथ, बार का लाइसेंस था, ऑफिशियली लाइसेंस लिया हुआ था, अच्छी खासी फीस भर के एनुअल फीस लगती थी उस ज़माने में, तकरीबन 1 लाख रुपया साल की। तभी अगर मुझे बराबर याद है तो एक्साइज डिपार्टमेंट की फ़ीस हुआ करती थी, जिसको परमिट जिसको बोलते थे। तो वो बार को परमिट रूम भी बोलते थे, जिसमें अंग्रेज़ी या इंडियन मेड फॉरेन लिकर सप्लाई की जाती थी। तो ऐसा ऐसा वो उस रेस्टोरेंट का साइज़ बढ़ता गया। और जब 80 के शुरू में, बिगनिंग ऑफ द 80s, वर्धा भाई ने बहुत सारे लोग तमिलनाडु से और आंध्रा कर्नाटका से मंगवा के उनकी एक नई बस्ती बनाई थी। खाड़ी को भर के उसको रिक्लेम किया था, समुद्र की लैंड को, ज़मीन को, और वहाँ पे उसने एक वर्धा राजनगर बनाया। उसके साथ एक मक्कावाड़ी बनाई, बहुत बड़ा एक प्रॉस्टिट्यूशन सेंटर बनाया, जहाँ पे सैकड़ों प्रॉस्टिट्यूट्स बाहर से लाके उनको अड्डे बना के दिए गए। वहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई, जहाँ पे एक तमिल भाषा का न्यूज़पेपर निकलता था, जिसका नाम था मराठिया मरासू। तो एक तरह से बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए। एक वहाँ पे मंदिर बनाया गया, जो वर्धा का एक और आदमी था परमेश्वर, वो उस मंदिर की देखभाल करता था। और वहाँ पे कोई 10-15 एम्बुलेंसेस खरीद के, मैटाडोर वैन, वो वहाँ पे खड़ी रहती थी, जो स्मगलिंग के काम में इस्तेमाल की जाती थी। उन एम्बुलेंसेस में कभी भी कोई मरीज़ को या पेशेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया, वहाँ उनको सिर्फ स्मगलिंग गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके साथ शेख मिस्री रोड दरगाह का एरिया आता था, जहाँ का मैंने एक एपिसोड में आपको फिरोज़ कोंकणी का किस्सा सुनाया, जो उसी शेख मिस्री दरगाह के पास एक झोपड़पट्टी में रहता था। और फिरोज़ कोंकणी और उसका बड़ा भाई, ये दोनों खाजा का जो बार कम रेस्टोरेंट था जैनत में, रेगुलरली पाए जाते थे, वहाँ जाते थे। शुरुआती ट्रेनिंग फिरोज़ कोंकणी ने अंडरवर्ल्ड की अगर कोई ली है तो वो खाजा भाई की सरपरस्ती में, स्पुर्दगी में ली है। तो उसके साथ ही जितने ये लोग तमिलनाडु से आए थे, उनमें जो कुछ शातिर बदमाश थे, जिनको चाकू, छुरा, कोयता, तलवार ये चलानी आती थी, वो खाजा के रेस्टोरेंट की बैक साइड में किचन के साथ एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया था, जिसमें पंखे वंखे लगाए गए थे, टॉयलेट फैसिलिटी दी गई थी। वहाँ पे 24 घंटे बैठे रहते थे, हथियार कहीं और रखे होते थे। उनका काम सिर्फ इतना था कि जब कभी वर्धा का हुक्म आ जाए या वर्धा के किसी और आदमी का ऑर्डर आ जाए कि इस काम के लिए जाना है, किसको उठा के लाना है, किसको मार के आना है, किससे एक्सटॉर्शन करनी है, तो वो लड़के वहाँ पे एक प्राइवेट आर्मी की तरह वहाँ पे 24 घंटे खाजा के रेस्टोरेंट के बैक साइड में बैठे रहते थे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी कि ऑर्गेनाइज वे से क्रिमिनल्स को पाल के रखा जाता था। उनका पूरा खर्चा, खिलाने पिलाने का, रहने का, सोने का, नहाने का इंतज़ाम खाजा भाई करता था। अब चक्कर शुरू होता है कि उस बाहर के तकरीबन 50 फीट की दूरी पे वो काफ़ी सारे क्रिश्चियन तमिलनाडु के और आंध्रा के उस एरिया में आ गए थे। तो उन्होंने एक छोटा सा क्रॉस लगा लिया वहाँ पे, जिसका किसी ने नोटिस नहीं लिया पहले। ऐसा ऐसा ओवर द ईयर्स वहाँ पे एक छोटी सी चर्च बन गई। छोटी चर्च से वो और बड़ी चर्च बन गई, और बाद में काफ़ी बड़ी चर्च पीछे झोपड़पट्टी में जो झोपड़े थे उनको खरीद के लोगों को मकान कहीं और ले दिए, और वहाँ एक बड़ी चर्च बन गई। अब चर्च बनने के बाद पुलिस को एक बहाना मिला, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई पुलिस ने वर्धा की सल्तनत के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें सबसे आगे उस ज़माने में पुलिस कमिश्नर रबैरो और लोकल डीसीपी वाई.सी. पवार, एंटोपिल के सीनियर विष्णु कुंभार, और काफ़ी एक बड़ा रोल मैंने एक पत्रकार होने के नाते उस संघर्ष में मेरा भी कुछ योगदान था। वो साइन कोलीवाड़ा एरिया के सब लोग जानते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये शिकंजा कसना पड़ा कि खाजा भाई का जो इन्फ्लुएंस था उसको उसके इलाके में कम कैसे किया जाए। जूलियो रोबेरो की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि जब तक लोकल दादा का डर
लोकल लोगों के दिलो दिमाग से नहीं निकलता है, आप दादागिरी ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब ख्वाजा का जो दबदबा था उसको कम करने के लिए सबसे पहला अटैक पुलिस ने जैनत बार पे ये किया कि उसका पुलिस लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो ख्वाजा वहाँ से होम डिपार्टमेंट में गया। मज़े की बात यह है कि उस समय के जो होम सेक्रेटरी थे वो वर्दा के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। जो भी कोई काम पुलिस उसके खिलाफ करती थी तो होम सेक्रेटरी उसमें दखल दे के उसको रोक देता था। ये एक अपने आप में बड़ी अजीब कहानी है। तो पुलिस को बहाना मिला कि जो बार एंड रेस्टोरेंट, और उसके साथ ख्वाजा ने साथ साथ में एक दारू की दुकान भी खोल ली। उसका नाम भी जैनत वाइन शॉप रखा। बहुत साल चलती रही, आज भी चल रही है वो। तो जब वो चर्च बनी तो पुलिस को बहाना मिला, एक कानून है महाराष्ट्र के एक्साइज एक्ट में कि कोई भी लिक्कर वेंड जो है, लिक्कर का धंधा बिजनेस किसी भी रिलीजियस प्लेस या स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 100 गज के अंदर नहीं हो सकता है। तो जब वो चर्च बन गई तो पुलिस को बहाना मिला, क्योंकि चर्च हार्डली 50 गज दूर थी। तो पुलिस ने फिर उसको नोटिस दे के उसका लाइसेंस कैंसिल किया कि तुम्हारी जो बार है और दारू की दुकान है वो चर्च से 50 गज दूर है से है और 100 गज के अंदर अंदर आती है। अब देखिए कि उसके खिलाफ ख्वाजा ने एक कोर्ट में केस किया, सिविल कोर्ट में, वहाँ से जीत गया। उसका प्ली ये था कि मेरा रेस्टोरेंट और दारू की दुकान पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, जबकि चर्च जो है वो बाद में बनी है। लेकिन पुलिस का कहना था कि आज के दिन में तुम्हारी जो बार है वो चर्च के 100 गज के अंदर है, इसलिए आप धंधा नहीं कर सकते। तो ये कानूनी पेच दांव पेच अटक गया। उसके लिए वो केस जो था मुझे याद है जूलियो रोबेरो ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, बाद में पंजाब के डीजीपी भी रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो जो 100 गज की लड़ाई थी अंडरवर्ल्ड के साथ वो 1000 मील दूर तक भी चली। उनका इशारा था सुप्रीम कोर्ट। वो केस चलते चलते हर बार ख्वाजा जो था वो जीत जाता था कोर्ट में, क्योंकि कानूनी नुक्ते वो अच्छी तरह कोर्ट को समझा देता था। और कहीं ना कहीं उसकी बात सही भी थी, क्योंकि बार और उसकी वाइन शॉप पहले की थी, चर्च बाद में बनी थी। तो वो केस जीत के पुलिस अपील करती थी, करते करते फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी ख्वाजा भाई वो केस जीत गया और मुंबई पुलिस को हार का मुंह देखना पड़ा। तो वो 100 गज की लड़ाई 1000 माइल वहाँ जो मुंबई से दिल्ली पड़ता था, किलोमीटर कोई 1250-1300 पड़ते हैं, लेकिन मील जो है वो 1000 पड़ता है बॉम्बे टू दिल्ली। तो वो 100 गज की लड़ाई 1000 मील तक चली। अल्टीमेटली पुलिस ने दूसरे हथकंडे अपनाए। उनका जो टाइम लिमिट होती है एक बार की कि 12:30 बजे के बाद आप लेकर सर्व नहीं कर सकते, लेकिन ख्वाजा की बार अर्ली मॉर्निंग तक चलती थी। लेकिन वो आगे वाला पोर्शन बंद करके जो पीछे और एक्सटेंशन थी वहाँ पे लोगों को बैठा के दारू पिलाने लग गया। तो करते करते खैर वो बार को लेके एक प्रेस्टीज इशू बन गया था लोकल पुलिस और वर्दा के साथ, और अल्टीमेटली उसको बहुत रेड्स मारी गई हर तीसरे दिन। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट पुलिस का साथ नहीं देते थे, क्योंकि वो वर्दा की या ख्वाजा की पेरोल पे थे। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट जिनका काम होता है लिक्कर का पूरी उसकी देख रेख करने, परमिट रूम की दूसरी, वो कोई दखल नहीं देते थे। वो आराम से बैठे रहते थे, पुलिस और ख्वाजा लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, हम अपनी कमाई का साधन क्यों बंद करें। खैर अल्टीमेटली उसको तंग किया गया और उसके ऊपर लोगों से कंप्लेंट्स करवाई गई और ख्वाजा के खिलाफ एक केस प्रिपेयर किया गया, जो कानून में तो नहीं खड़ा हो सका कोर्ट में, लेकिन पुलिस को उसको तड़ी पार करने का बहाना मिल गया। तो तड़ी पार होता है एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। सरकार के पास एक ताकत होती है कि वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए किसी भी शख्स को लोकल एरिया से निकाल के बाहर भेज सकती है। तो 2 साल के लिए ख्वाजा भाई को तड़ी पार कर दिया गया और उसने काम वहीं रखे, छोड़े नहीं। उसका होटल भी चलता रहा, उसकी वाइन शॉप भी चलती रही, दादागिरी भी चलती रही,
और जो उसका जो काम का तरीका था वो सब चलता रहा। तो ख्वाजा ने क्या किया, तड़ी पार के दौरान अगर आप मुंबई से गोवा की तरफ जाते हो तो पनवेल के बाद एक बहुत बड़ी नेचुरल बर्ड सेंचुरी आती है, जिसको उसका नाम करनाला, शायद उसका नाम है करनाला बर्ड सेंचुरी। तो उसके थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में इसका एक फार्म हाउस था जो बहुत पहले से बना के रखा था, लेकिन पुलिस को उसकी खबर नहीं थी। ये उसके तड़ी पार होने के बाद पुलिस को पता चला कि इसने बहुत साल पहले वहाँ पे एक जगह लेके लोकल ट्राइबल के नाम पे वहाँ पे इसने एक फार्म हाउस बना रखा है। तो तड़ी पार होने के बाद इसने वहाँ पे जुए का अड्डा बना दिया। मुंबई के बहुत धनाढ़ लोग जो मुंबई में जुआ खेलते थे, सख्ती हुई, काम कम हो रहा था, तो वो वीकेंड्स पे अपनी गाड़ियाँ लेके, बड़ी बड़ी कैश लेके, तो ख्वाजा के उस करनाला वाले फार्म हाउस पे जुए के अड्डे में जुआ खेलने जाते थे, जहाँ पे करोड़ों का, लाखों का नहीं, करोड़ों तक का लेन देन वो वीकेंड पे हो जाता था, सैटरडे और संडे को। तो ये ख्वाजा ने वहाँ जाके भी वो जो 1 साल 2 साल का पोर्शन था, एक पीरियड था, 1 साल के बाद उसने कोर्ट से रियायत लेके रिटेंशन ऑर्डर 1 साल का करवा लिया था। तो ख्वाजा ने ज़िंदगी में उतने पैसे जैनत बार और वाइन शॉप से नहीं कमाए थे जितने उसने तड़ी पार होने पे अपना जुए का क्लब चला के कमा लिए। तो तब तक लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि जब तक उसको वापस आना पड़ा रिटेंशन ऑर्डर ख़त्म करके, तब वर्धा को मुंबई छोड़ के, पुराना किस्सा मैंने आपको शायद 4-5 एपिसोड हमने वर्धा पे बनाए थे, उसमें पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे 88 में वर्धा को मुंबई छोड़ के तमिलनाडु भागना पड़ा और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद वर्धा के मरने के बाद ख्वाजा भाई का वापस आके जब आया तो वो असर सूख नहीं रहा जो एक ज़माने में वर्धा के जिंदा होते हुए था। तो लेकिन वर्धा के जो आदमी थे वो तभी भी सक्रिय थे। तो जब लोकल लोग, एक दादा था वहाँ पे सरदूल सिंह दुल्ला भाई बोलते थे उसको, बहुत हटा कटा पहलवान था, उसने ख्वाजा को, पुलिस के साथ मिला हुआ था वो, तो उसने ख्वाजा के होटल को तोड़ा एक दिन जाके, कुछ लड़के साथ में लेके, नुकसान किया बहुत। वहाँ पे ख्वाजा के वो जो लोग बैठे रहते थे पीछे बदमाश, उन्होंने जो एक तेजाब के एसिड बल्ब्स होते हैं जो हम बल्ब घरों में लगाते हैं बिजली के, उनको खाली करके उनमें एसिड भरा जाता है। बल्ब का कांच बहुत कमज़ोर होता है और जिस पे फेंका जाए तो इमीडिएटली टूट जाता है और आदमी का नुकसान बहुत होता है। तो ख्वाजा के लोगों ने एसिड बल्ब लेके सरदूल सिंह दुल्ला, जो भाई था लोकल वहाँ का, एक छोटा भाई, उसके मुंह के ऊपर तो वो बल्ब फेंके। उसका मुंह काफ़ी नुकसान हुआ, उसकी एक आँख भी गई और पूरा चेहरे का उसका हुलिया बिगाड़ दिया ख्वाजा के लोगों ने। और उसके बाद ख्वाजा की वो दहशत जो थी वो काफ़ी साल तक, अंडरवर्ल्ड ख़त्म होने तक भी उसकी दहशत चलती रही। तो ये थी उस शख्स की कहानी जो एक ज़माने में वर्धा राजन का राइट हैंड मैन था और उस आदमी ने जिसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। मगर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड से पैसा कमा के संभाल के रखा, और ख्वाजा भाई उनमें से एक था। आज भी उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो काफ़ी सालों तक उसने बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत की। तो ये किस्सा था वर्धा के ख़ास आदमी ख्वाजा भाई का। आने वाले दिनों में वहीं के एक लोकल बदमाश बहुत बड़े, टिल्लू उस्ताद, नाम याद रखना, टिल्लू उस्ताद का किस्सा मैं आपको आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।